तुमसे तो बात करना ही बेकार है। यू नेवर अंडरस्टैंड मी। तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए? You're always busy on your phone. बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? Let me live my life. मुझे तंग मत करो, चले जाओ यहाँ से। I feel so lonely and depressed. अरे घबराइए नहीं दोस्तों, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है और आप वॉइस डिवाइन ही सुन रहे हैं। जी, ये शब्द, ये बातें हमने पहले भी जरूर सुनी और कही होंगी। कभी अपने आसपास, कभी अपनों से, तो कभी अपने मन की उधेड़-बुन में। ये शब्द भले ही कड़वे लगे और बातें तीखी सी महसूस हों, पर अक्सर इनके पीछे छिपी होती है बेबसी, अपनी बात ना समझा पाने की, बोझ कुछ अनकही बातों का और एक दर्द अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर ना कर पाने का। जी हाँ, और अक्सर वजह होती है फासले या दूरियां। फासले जो कभी तो साफ दिखाई देते हैं, जैसे जनरेशन गैप, जेंडर गैप, सोशल स्टेटस का गैप या फिर फाइनेंशियल स्टेटस आदि का गैप। और कुछ वो फासले होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जो हमारी सोच के फासले हैं, पर्सपेक्टिव गैप्स, क्योंकि वो दिल में होते हैं। रिश्ता कोई भी हो, माता पिता और बच्चों का, भाई बहन का, पति पत्नी का, सास बहू का या फिर बॉस एम्प्लॉय और दोस्ती का। घर एक ही हो या फिर एक दूसरे के साथ न रहते हो, पर अगर फासले दिलों में हो जाएं तो दर्द का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल, और फिर बन जाता है इसका एक विशियस सर्कल, हमेशा चलने वाला सिलसिला। फासले की वजह से मनमुटाव और मनमुटाव की वजह से और ज्यादा फासला। चलिए आज इस नए साल की शुरुआत के साथ हम भी कोशिश करते हैं इन फासलों को समझने की और कम करने की। इस सफर पे साथ चलते हुए आज आपके साथ हैं मैं कमलदीप और मैं राकेश। नमस्कार, धन निरंकार। तो दोस्तों, वर्ष 2025 का वॉइस डिवाइन का पहला एपिसोड, और आपका स्वागत, अभिनंदन करते हुए, खैर मकदम करते हुए, आज का ये वक्त नव वर्ष की शुभकामनाएं देने का भी है। तो कमलदीप जी सबको शुभकामनाएं दे दें। जी जी, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। राकेश जी, वैसे अब एहसास हो रहा है कि 2025 आ भी गया। ऐसा लगता है ना कि अभी तो 2024 शुरू हुआ था, कितनी जल्दी एक साल बीत गया। जी हाँ, और वो गुलजार साहब की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। वाह क्या बात, वाकई में वक्त की रफ्तार कितनी तेज होती है ना। जी हाँ, और जैसे इस शेर में भी सुना आपने कि आदमी की आदत भी ऐसी है कि बदलता रहता है, वक्त बदलता है, दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं और हालात बदलते हैं, इंसान बदलते हैं। बिल्कुल, कितनी जल्दी जनरेशंस बदल जाती हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है फासले बन जाने का। जी हाँ, और इसी का आज हम जिक्र करने वाले हैं, बिकॉज इट इज अबाउट जनरेशंस, बड़े छोटे, और कई तो जो मिड एज होते हैं वो कहते हैं हमारे से बड़े और हमारे से छोटे, हम तो बीच में फंस गए। सो देयर आर सो मेनी एंगल्स, एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस टू दिस व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। जी, और मुझे तो लगता है कि अक्सर जो यंगस्टर्स की सोच और बड़े बुजुर्गों की सोच होती है उसमें एक गैप रहता ही है, क्योंकि जिस वक्त और दौर से बड़े बुजुर्ग गुजरे होते हैं ना, वो प्रेजेंट टाइम से बिल्कुल अलग है। ट्रू। उन्हें यंगस्टर्स की आदतें पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है आजकल का यूथ तो बहुत फिजूल खर्ची करता है, टाइम की वैल्यू नहीं है, इतनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, बेकार घूमते रहते हैं। और ये डायलॉग तो अक्सर सुना जाता है कि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, पहले वाली बात नहीं रही, हमारा ही जमाना ठीक था। बिल्कुल सही कहा आपने। और कमलदीप जी, इसके साथ साथ बच्चों के डायलॉग भी सुन लीजिए जी। ये बड़े हमारी बातें नहीं समझते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड आवर पर्सपेक्टिव, और हमारी सोच, हमारी चॉइसेस, हमारी दोस्ती, हमारे रूटीन, हमारी मजबूरियां, हमारे चैलेंजेस, इनको कुछ समझ नहीं आता है। और ये हमेशा हमें जज करते रहते हैं, रादर दे ओवर जज अस, और ओवर कंट्रोल करते हैं। एंड ऐसे लगता है बच्चों को कि मानो उनकी वो विरासत हो बड़ों की, दैट दे पोजेस अस, कि हमें पोजेस कर रहे हैं। यस। इसीलिए बच्चे कई बार ये भी डायलॉग कहते पाए जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को, आई हर्ड दिस एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि आपने हमें पैदा किया था तो पूछ के पैदा किया था। हाँ, ये सुनने में आ जाता है। इट गोज टू दिस एक्सटेंट। और मुझे लगता है कि कुछ पहलू सही हैं, कुछ पर बात करना जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम उन सभी विषयों पर बात करेंगे। ऐसे ही ना कई बार अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी सोच में एक फासला रहता है।
पेरेंट्स को लगता है उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, इतने सैक्रिफाइसेस किए, अपनी बहुत सारी खुशियों की कुर्बानी दी है, अपना टाइम दिया है। और दूसरी तरफ बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, जैसे आपने भी कहा ना कि ये भी आ जाता है कि हमसे पूछकर तो पैदा नहीं किया था ना, क्या किया है आपने हमारे लिए। जी। और कमलदीप जी, क्योंकि ये वॉइस डिवाइन है, सो वी नो डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी हैज आंसर्स टू एवरी प्रॉब्लम। इस समस्या का, जिसको हम जनरेशन गैप कह रहे हैं या रिश्तों में फासले या दूरियां हैं, इसका भी सोल्यूशन सदगुरु के शब्दों में है, स्पिरिचुअलिटी में है, भक्ति में है। और हम अक्सर वो विवेक शौक जी की मिसाल को वॉइस डिवाइन में भी और प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कर चुके हैं कि कैसे एक घर का जो नक्शा है वो नर्क से स्वर्ग बन सकता है सिर्फ हमारे डायलॉग्स अगर सही हों। बिल्कुल। एक घर है जहाँ पिता अपने बेटे को बार बार ताने कस रहा है और कह रहा है तुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तेरे ऊपर इतना खर्चा किया, कितना एहसान किया तेरे ऊपर, और उधर बच्चा वापस जवाब दे रहा है पैसा खर्चा किया तो कौन सा एहसान किया, सभी करते हैं, सारे पेरेंट्स करते हैं। और विवेक शौक जी ने कहा कि ये नर्क का एक सीन है। और अब डायलॉग्स चेंज कर देते हैं। द सन नाउ इज सेइंग टू द फादर, बेटा कह रहा है कि पापा आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझ पर इतना खर्चा किया और इतना आप मुझे प्यार करते हैं, आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर। और अब फादर कह रहे हैं नहीं नहीं बेटा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने केवल अपना फर्ज निभाया, सभी करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। स्वर्ग बन गया। सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। आई विश सबके घरों में ऐसा ही हो। जी, और यही हमको सदगुरु सिखा रहे हैं और इसी को आज हम विस्तार से इसका चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, ये बात हुई ना अंडरस्टैंडिंग की, तो इससे जुड़ी कुछ एक पोम की पंक्तियां याद आ रही हैं जी। यू स्पीक इन लेटर्स, आई स्पीक इन इंक, यू ड्रीम इन कलर्स, आई पॉज टू थिंक, योर वर्ल्ड इज फास्ट, माइन इज स्लो एज रेन, येट आवर स्टोरीज ओवरलैप अगेन through bridges made of words and care. We meet halfway and linger there. No gap so wide, no wall so tall that love and understanding cannot dissolve. Beautiful. और कमलदीप जी, आज हम बात करने वाले हैं कल, आज और कल की। आप जानते हैं ये कल शब्द के अंदर कितना खूबसूरत एक मैसेज छुपा हुआ है। वो क्या? ये तो सदगुरु माता जी ने हमें कहा ही है दैट इट्स अबाउट हियर एंड नाउ। आप पास्ट की टेंशन मत लें, रिग्रेट मत करें और आने वाले फ्यूचर की भी टेंशन ना लें, उसकी वरी ना करें। आज इस समय वर्तमान में जिएं और निरंकार के शुक्राने में जिएं, तभी आप खुश रह सकते हैं। दैट इज हाउ अ स्पिरिचुअल बीइंग शुड लिव। जी। और जो कल शब्द है वो कलह कलेश के लिए इंगित होता है। अच्छा, ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ जी, मतलब आप अगर कल की बातें कर रहे हैं, बीते कल की, तो भी आप कलह कलेश में फंसेंगे। बिल्कुल। आने वाले कल की बातें करते रहेंगे तो भी कलह कलेश। सो डोंट ब्लेम यस्टरडे और द कमिंग टाइम्स। आज इस समय पर शुक्राना करें, सबको एक्सेप्ट करें, प्यार करें, तो खुश रह सकते हैं। कितना खूबसूरत भाव है। जी हाँ। और दोस्तों, अब समय हो चुका है इस एपिसोड में पावन पवित्र हरदेव वाणी के इस शब्द को सुनने का। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का, नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का, नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का। बन जाता है तो सारे सहज में आते जाते हैं। बन जाता है तो सारे सहज में आते जाते हैं। मिट जाती है दूरियां, सब आपस में मिल पाते हैं। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का, नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का।
दिलों के अंदर रहे न खाई, ऐसा कर दिखलाना है। दिलों के अंदर रहे न खाई, ऐसा कर दिखलाना है। इंसानों को इंसानों के संग मिलाते जाना है। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का। वेश बोली और भाषा नस्लों की दीवार कहीं। रंग वेश बोली और भाषा नस्लों की दीवार कहीं। मजहब मिल्लत जाति पाति मुल्कों की दीवार कहीं। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का। दीवारों के रहते जग में हर सुहाकार है। दीवारों के रहते जग में हर सुहाकार है। हो गए धरती के टुकड़े बिखर गया संसार है। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का। ज्ञान से वैर मिटेगा, बरसेगा बस प्यार प्यार। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, बरसेगा बस प्यार प्यार। कहे हर देव दीवार रहित ये हो जाएगा कुल संसार। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का। राकेश जी, अभी हमने शब्द में सुना कि कैसे जो ये फासले होते हैं, नफरत के फासले, घृणा के फासले या सोच के फासले, इन पर प्यार के पुल बनाना संभव है। जी बिल्कुल, और संभव तो है कमलदीप जी, लेकिन शायद आसान नहीं है। क्योंकि अगर आसान होता तो फिर दुनिया में लड़ाइयाँ ना होती, झगड़े ना होते, डिवोर्सेस ना होते, फैमिली कोर्ट्स के अंदर इतनी लंबी फहरिस्त ना होती जी, क्लेम्स की और डिस्प्यूट्स की। अगर इस दुनिया में ये सब कुछ है तो रास्ता लंबा है, और वो जो तय करने का तरीका है, तरकीब है, वो सदगुरु के शब्दों से होकर के ही निकलती है। और उसी का हम जिक्र करेंगे, that how spirituality or the teachings of Sadhguru can actually guide us to reduce and eventually finish this gap. जी, और इस कड़ी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरेशन गैप की। जी, तो जिसके लिए हमारे साथ कल, आज और कल
इस जनरेशन से जुड़े हैं कुछ महात्मा। जी हाँ, सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे बहुत ही अजीम प्यारे महात्मा जिन्हें सारा मिशन जानता है, आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी। और साथ में है गजल गुलेरिया जी। गजल जी जो जेन जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं आज। गजल जी साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही हैं। ये आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी। और तीसरी जो मेहमान हमारे साथ हैं, शी बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी ऑफ जनरेशन कॉल्ड मिलेनियल्स, और उनका नाम है मुस्कान आपन जी। मुस्कान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शी इज अ सीनियर गाइडेंस काउंसलर इन अ प्राइवेट स्कूल। थैंक यू जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी। तो हमारे तीनों मेहमान मौजूद हैं, अलग अलग आयु वर्ग से हैं, अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं, और मुझे लगता है अलग अलग सोल्यूशंस भी हमें आज मिलेंगे। यस। सबसे पहले आदरणीय शर्मा जी, अक्सर ये देखा जाता है कि बुजुर्गों को, बड़ों को ये शिकायत होती है कि बच्चे आजकल के वो बच्चे नहीं रहे जो पहले के हुआ करते थे। उनसे बहुत सारी शिकायतें भी हैं, उनके रूटीन से। वो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, खाना क्या खाते हैं, क्या क्या देख रहे हैं, बात कैसे करते हैं, तमीज है कि नहीं है। बहुत सारे शिकायतें कई बार रहती हैं बड़ों को, बुजुर्गों को। आप इसे कैसे देखते हैं? राकेश जी, मेरी एज लगभग 80 के करीब है। मेरी मिशन में भी बहुत लंबी यात्रा हो गई, सामाजिक तौर पे भी लंबी यात्रा और गृहस्थ में भी जी। दरअसल जब हम घर में, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की ही बात आपको बताता हूँ, 12-13 वर्ष की है। मेरी बहू ने उसके कमरे के लिए एक नया बेड खरीदा और मेरे को उसके 3 फोन आ गए। दादू, आज मैं आपको एक सरप्राइज करूंगी, आप आना। हमारा घर साथ में है, मैं बीच वाले बेटे के पास रहता हूँ, ये बड़े बेटे की जी। बेटी है गौरिका। तो हम जब गए तो डिनर उधर ही था। तो जैसे ही वहाँ गए तो वो खाने से पहले जब चाय वाय, मेरी बहू कहने लगी गौरिका के कमरे में बैठो। तो जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने कहा ये गौरिका को तो बेड नया आया है। कहते हाँ। तो मैं कहा ये दरवाजा बंद कर दो, ड्राइंग रूम में बैठ के चाय वाय पीते हैं। ये उसने मेरे को फोन किया था कि मैं आपको आज एक सरप्राइज दूंगी। हाँ, मेरी बहू कहने लगी नहीं कोई बात नहीं है, अपनी बेटी है, आ जाओ बैठो। दादी उसकी भी कहने लगी ठीक है यही खाते हैं, उसकी बेड पर खाते हैं। तो इतनी देर में वो ट्यूशन पढ़ के मेरी ग्रैंड डॉटर आ गई। तो आते जैसे उसने दरवाजा खोल के देखा, आप यहाँ कैसे बैठे हो सारे? मैंने तो अपने दादू को सरप्राइज करना था, आपने तो ये क्या कर दिया? इतना तनाव बन गया घर में। उसकी माँ भी, क्या हो गया बैठ के? तो मैं क्या हुआ तो है, हम क्यों बैठ गए? बेटा, ये बात तो हमने गलत की है, उसकी सारी भावना हमने खत्म कर दी। क्या बात? तो कई बार ऐसी बातें जो हम बिना सोचे समझे, जो हमारे अधिकार हम समझकर उसको करते हैं, तो अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि हमने अपने बच्चों के साथ अब कैसे पेश आना है। तो वो काफी दिन लग गए उस बात को संवारने के लिए, सुधारने के लिए। तो ऐसे भी कई बार गैप हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बच्चों को डांटने और समझाने की बजाय हम ऐसा माहौल क्रिएट करें। तो मुझे लगता है ये बातों का हमें ध्यान रखना। माने डांट से नहीं, प्यार से अगर बच्चों को समझाया जाए और अपने चरित्र को, अपने किरदार को ही वैसा बनाया जाए जिसको वो फॉलो करें, आई थिंक दैट इज अ बेटर वे। गजल, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जी, अगर हम जनरेशन गैप की जब बात करते हैं जी, तो एक मेन डिफरेंस जो निकल के बाहर आता है, जो दासी को लगता है, एंड आई थिंक मेरे जितने भी हम उम्र हैं उनको फील होता होगा, वो ये है कि हमारी जनरेशन को, हमारे एज के जो टीनेजर्स हैं या यंग अडल्ट्स हैं, वी कांट जस्ट जंप ऑन द बैंड वैगन। हमें हर चीज को करने के लिए एक वजह चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक चाहिए। वी डिमांड अ रैशनल। शायद वो डिफरेंस देखा जाता है हम में और हमारे पेरेंट्स में, या मेरे और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं संगत जाऊँ, मैं सेवा करूँ, मैं सिमरन करूँ, तो मुझे उसके पीछे की वजह चाहिए, मुझे उसके पीछे की रीजनिंग चाहिए कि उससे मेरा बेनिफिट कैसे होगा। और जब वो मुझे समझ में आएगा, जब उसे मैं एक पर्सनल लेवल पे फील कर पाऊंगी, तभी मैं उसे फॉलो भी कर पाऊंगी, जो एक तरह से ठीक भी है। हाँ, पर कमलदीप जी, टॉकिंग अबाउट योर एंड माय जनरेशन, ऐसा नहीं कि हम लॉजिक नहीं मांगते थे या लॉजिक से बात नहीं करते थे, लेकिन मुझे लगता है टाइम्स आर चेंजिंग और अब
दिल से ज्यादा दिमाग की बात बीच में आ बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। यू टॉक मोर अबाउट लॉजिक देन इमोशंस। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये भी समझना कि हर एक चीज का कई बार रीजन नहीं होता। जी एंड जैसे वो कहा जाता है, लव फॉर अ रीजन एंड लेट द रीजन बी लव। तो प्यार ही एक कारण अगर बना ले, विश्वास एक कारण बना ले, तो भी रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन ये अनुभव से आता है, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन लर्न्स बाय ग्रोइंग अप एंड गेटिंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, स्पेशली इन दिस एज ऑफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे लगता है कि हम अपनी EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को कुछ कम कर बैठे हैं, जहाँ हम दूसरे के भावों को भी समझें जी। और अपने आप को उनके स्तर पे लाकर सोचें। अगर वो रहे तो डेफिनेटली फिर हम उस एक्सट्रीम में नहीं जाते। लॉजिक के साथ साथ वो जो भावों को समझने की बात है वो भी आ पाती है। तो अब पूछ लेते हैं मुस्कान जी से। मुस्कान जी, आप तो अक्सर डील करती हैं ऐसे मैटर्स के साथ जहां आपको दोनों ही जनरेशंस के विचारों को सुनना पड़ता है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। तो आप अपना कोई अनुभव हमारे साथ साझा करें। अक्सर मेरे स्कूल ऑफिस में ऐसे केसेस आते हैं जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठ के अपनी डिसअपॉइंटमेंट जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि उनकी भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस है एंड वाइस वर्सा, बच्चों की भी माँ बाप से उतनी ही एक्सपेक्टेशंस है। पर हम भूल जाते हैं उम्र का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में। अक्सर मदर्स या पेरेंट्स रादर फादर एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों को मैच्योरली बिहेव करने के जी। लिए, और बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लेवल पे नीचे आके उन्हें समझा जाए। हर एज के अपने एक डेवलपमेंटल टास्क्स और माइलस्टोन्स होते हैं। जो चीज मुझे इस उम्र में बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है मेरे पेरेंट्स को ना लगे, बिल्कुल। या जो मुझे अभी कुछ भी नहीं लग रही वो मुझसे छोटे एक बच्चे को बहुत बड़ी लगे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, क्लास में एक इरेजर का खो जाना मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, पर मैं अपने किसी लव्ड वन को लूज करूं, इसको रैशनलाइज करने के लिए मेरा बड़ा मुझे समझाता है हाउ इज दिस सो प्रैक्टिकल एंड natural course of life and death. The same way, parents बच्चों से जो expect करते हैं, they should understand to come down to their level. उनके level पे नीचे आके उनकी life के demands, expectations, tasks को समझते हुए अपनी expectations को realistic और more practical रखने से relationships maintained रहते हैं. Moreover, आजकल जिस तरह से there are disruptive relationships also. जी। तो जहाँ एक पार्टनर की अनअवेलेबिलिटी होती है, वहाँ वो सेम इमोशनल अवेलेबिलिटी अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करी जाती है। बट बच्चा उस उम्र में है, वो किस तरीके के समझेगा ना। सो आई थिंक एम्पैथी और पर्सपेक्टिव सीकिंग, जिसे कहते हैं टू गेटिंग इनटू समवन एल्सेस शूज, अंडरस्टैंडिंग कि वो किस रास्ते से गुजर रहा है, मैं उस रास्ते पे चल के देखूंगी कितना कठिन है, फिर ही कोई कमेंट पास करूं। इसमें मुस्कान जी, मुझे लगता है कि स्टेपिंग इनटू द अदर पर्सन्स शूज, एम्पैथाइज करना, सहानुभूति का भाव रखना, ये अब एक बच्चा तो बड़े के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे ने बड़े होने का अनुभव नहीं प्राप्त किया। जी। एक बच्चा तो बच्चा है 10 साल का, उसको क्या पता कि 25 साल वाले या 50 साल वाले कैसे सोचते हैं, कैसे उनकी थॉट होती है। ही इज नॉट गॉन थ्रू दैट। लेकिन एक 50 साल वाला तो निकल चुका है उस 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल की आयु से। तो बड़ों की तो ये जिम्मेदारी रहती है कि जब वो संवाद कर रहे हैं, देखिए कमल जी, बड़ा कमाल का शब्द है संवाद। संवाद, सम यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के बातचीत करना। हम अक्सर देखते हैं कि परिवारों में कई बार आमने सामने खड़े होकर के भी लोग बहुत शोर बजा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, मतलब पड़ोसियों को सुनाई दे रहा होता है, दूर दूर तक आवाज चली जाती है। तो किसी ने कहा कि ऐसा क्यों, इतने नजदीक खड़े हैं, फिर शोर मचाने की जरूरत क्या है। तो उनकी फिजिकल दूरी तो नहीं होती, लेकिन उनके मन बहुत दूर होते हैं। बिल्कुल। और मन दूर है तो फिर शोर मचाना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है जब भी किसी से बात करें तो उनके स्तर पर पहुंच के बात करें। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम बच्चों से बात करते हैं, आपने भी देखा होगा, हाउ डू यू टॉक टू योर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। जी, ऐसा होता है कभी कभी कि अब एज अ टीचर मुझे तो ये जानना है कि होमवर्क किया है या नहीं किया, लेकिन उस बच्चे की टेंशन तो कुछ और ही चल रही है। शायद किसी दोस्त से किसी बात पर लड़ाई हुई है तो उसके मन में तो वही टेंशन चल रही है। एंड देयर आर टाइम्स कि फिर अपना काम में भूल करके उससे अभी होमवर्क करना है, साइड में ले जाकर जरूर बात करते हैं। बट अगेन इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। कभी जैसा मुस्कान जी ने कहा कि उस बच्चे की वो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी है, पर क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको, तो वो गैप वहां पर बनता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब पॉसिबल हो तो बच्चों से हम बात करते हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगता है कि व्हेन वी टॉक टू अ न्यूबॉर्न इन्फेंट, तो हम तुतला करके बात करते हैं। हाँ, मिला नूना नूना बच्चा, ए मिला, हम उसका नाम भी ऐसे लेते हैं। एंड व्हेन वी टॉक टू द एल्डरली, कोई बुजुर्ग है जो 85 साल की आयु है या पूरा सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम बड़े आराम से उनकी स्पीड पे बात करते हैं। चाचा जी समझ आ रही है गल, तो हम उनके लेवल पर जाकर के बात करते हैं। ऐसे ही अगर इमोशनली भी उनके लेवल पर, हर एक के लेवल पर जाकर के बात की जाए,
तो मुझे लगता है ये गैप रिश्तों में, आयु का, संवाद में, विचारधारा का, हर तरीके का गैप ब्रिज किया जा सकता है इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। बिल्कुल। आई थिंक मुस्कान जी, थैंकफुली अब जो जनरेशन है उनके पास ये स्कोप है। जैसे आप स्कूल में हैं तो बच्चे आपके पास आकर अपनी परेशानी रख सकते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह से जब बात अपनी रखी जाए तो ये फासले कम हो सकते हैं? जी, इन अ नटशेल इट्स ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सेफ स्पेस टू योर चाइल्ड। एक ऐसी जगह जहाँ बच्चा अनमास्क्ड शेयरिंग कर पाए, जहाँ उसे जजमेंटल फील ना हो, या उसे ये फील ना हो कि आज मैंने कुछ बोल दिया और कल को किसी कॉन्वर्सेशन में मेरी बात निकाल के मुझे छेड़ा जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट यू ऑफरिंग दैट स्पेस टू योर चाइल्ड कि बच्चा आपसे आके एक नॉन जजमेंटल वे में सेफ समझ के जो शेयर करना चाहे कर पाए। दैट्स ग्रेट। और आदरणीय शर्मा जी, आप जिसे ये जानना चाहेंगे कि अभी बात हो रही है संवाद की, तो आपकी इतनी लंबी आयु में, यूर एन ऑक्टोजेनेरियन नाउ, 80 साल की आपकी एज हो रही है, तो क्या अनुभव रहा बातचीत करने का, संवाद का, चाहे अपनी पत्नी से हो, अपने बच्चों से हो, संगत में किसी से हो, क्या तरीका हो, और गुरमत के सिद्धांत हमें क्या सिखाते हैं, कैसे बात की जाए? जैसे राकेश जी आपने अभी संवाद का जो अर्थ निकाला और भावार्थ निकाला, ये अपने आप में पूर्ण है जी। हम देश के कोने कोने में जाते हैं, तो मैं भाई साहब गुरदयाल सिंह जी के पास 8-10 वर्ष रहा जी। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देनी, तो मैंने कहीं जाकर जब विचार करने आधे घंटे का मेरे को समय मिलना, मैंने वहाँ गीता रामायण पढ़ के तो बहुत प्रभावशाली अपनी तरफ से विचार करना। जी जी। सामने वालों पे प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन मैं अंदर से संतुष्ट होता था कि मैंने कुछ किया जी। तो जब मेरी 10-20 विचारें उन्होंने सुन ली, तो मेरे को उन्होंने कहने लगे, शर्मा जी ये आपने 10-20 विचारें 10-20 सप्ताह आपने खराब कर दिए। मैंने कहा जी। कहते जहाँ सिंपल बातें करनी होती है वहाँ मैं रामायण शुरू कर देते हो, वहाँ गीता शुरू कर देते हो, संस्कृत ही नहीं जानते उनको आप वो सुना रहे होते हो। आप अपनी योग्यता यहाँ प्रकट करने के लिए आते हो या संवाद करने आते हो? संवाद का मतलब कि सामने वाला जैसा है उस तरीके के होके बात करो। क्या बात। कहते आप पढ़े लिखे हो थोड़ा? मैं कहा नहीं 5-6 जमाते। कहते आपके स्कूल में पीटी परेड भी होती थी? मैंने कहा हाँ जी। कहते जब आप 20-30-40 विद्यार्थी पीटी करते थे तो आपका जो अध्यापक था, मास्टर था, वो भी साथ में करता था? मैं कहा बिल्कुल वैसे ही एक्शन करता था। कैसे उसको पीटी परेड करनी नहीं आती थी? मैं कहा जी वो तो मास्टर थे हमारे। तो कहते मास्टर को पहले बच्चों की तरह पीटी परेड करनी पड़ेगी, तभी वो एक्शन समझ आएंगे उनको। क्या बात है। माने आप देखिए कमलदीप जी, आप इमोशंस को, भाव को जब तवज्जो देते हैं तो संवाद और कम्युनिकेशन कितना खूबसूरत हो जाता है, सारे गैप्स फिलअप हो जाते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 टेकअवेज आपकी बात से शर्मा जी। सबसे पहली बात, बी अ गुड लिसनर। सुने, हम सुनते ही नहीं है, बुजुर्गों को नहीं सुनते, आपस में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं सुनते, बच्चों को नहीं सुनते। गिव टाइम, बी अ गुड लिसनर। और दूसरा, इमोशंस, भाव की बहुत कदर करें। यस जी। गजल वांट्स टू ऐड समथिंग। हाँ जी, एडिंग ऑन टू दिस जी, जैसे अभी महापुरुष बता रहे थे हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इज, और हम अक्सर एक वो फ्रेज सुनते आए हैं कि कम्युनिकेशन इज की, बट आई थिंक आज के समय में इसका एक एक्सटेंशन जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं वो ये है कि कम्युनिकेशन इज इन द की, कॉम्प्रिहेंशन इज। जितना ज़रूरी मेरे लिए अपनी भावनाओं को दूसरे इंसान तक पहुंचाना है, उतना ही ज़रूरी है कि मैं दूसरे की भावनाओं को समझूं भी। शायद मैं अपनी फीलिंग्स बताने में इतना बिजी हो जाती हूँ कि मैं दूसरे इंसान की भावनाएं सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। और ये संवाद तो ऐसे लगता है चलता चला जाएगा, पर अपने श्रोताओं को एक मधुर गीत के साथ जोड़ते हैं कमलदीप जी। जी, और फिर जारी रखेंगे ये बातचीत का सिलसिला। तो आइए सुनते हैं ये मधुर गीत। तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा
चरण मंदिर च सत्संग सिमरन आम करा मैं, सेवा सत्संग सिमरन आम करा मैं, तेरी तूड़ी पर साथ बिगड़ी सवारा, तेरी तूड़ी पर साथ बिगड़ी सवारा, तेरी तूड़ी पर साथ बिगड़ी सवारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर च। तो चलिए इस मधुर गीत के बाद अपनी बातचीत को वापस से जारी रखते हैं जी। अभी हमने बात की कि कैसे बड़ों का बच्चों के लेवल पर आकर उनकी भावनाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि आखिर वो तो बच्चे ही हैं ना, बड़े तो हम हैं। पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि उनकी बात को समझना एक बात है, लेकिन फिर अपनी बात को उन्हें समझाना भी तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस एज ग्रुप में वो समझ नहीं होती सही गलत की, या क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे मसलन एक बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज के लिए और बड़ों को पता है ये उसके लिए ठीक नहीं है, अब उसके लेवल पर जाकर समझा जा सकता है कि वो क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, पर साथ ही में वहाँ ये समझाना भी तो जरूरी हो जाता है कि वो उसके लिए ठीक क्यों नहीं है। तो ऐसे में बड़े अपनी बात को कैसे रखें? मुस्कान जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? जी, पेरेंटिंग इज वेरी चैलेंजिंग। बच्चों को समझाना, और स्पेशली जब आप बड़े हो, आप एक थॉट प्रोसेस से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से निकल के कुछ एग्जाम्पल्स कोट करोगे, बट ये समझ लेना कि बच्चा आपकी कही हुई बात सुन ले और उसी समय समझ जाए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल, इसीलिए कंसिस्टेंसी इज द की। पेरेंटिंग या समझाना या काउंसलिंग इज नॉट अ वन डे थिंग, इट्स अ प्रोसेस। वो कहते हैं ना, जिस तरह दीवार पे कील ठोका जाता है, धीरे 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 सहजे तरीके से आप करोगे तो वो कील अंदर जाएगा, जोर से करोगे तो दीवार में भी क्रैक पड़ जाएगा और आपको भी चोट लगेगी। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कमलदीप जी, बच्चे पालना माने सोने की ईंट घिसना। हाँ, और वो भी आजकल के टाइम में, बिकॉज चैलेंजेस ज्यादा है। जितना आई थिंक मुझे ही लगभग 14-15 साल हो गए हैं टीचिंग में, तो उतने ही गैप में मुझे लगता है कि जो पीयर प्रेशर्स और जो स्ट्रगल्स आजकल के बच्चों के हैं वो काफी ज्यादा हैं पहले पर से। क्या ऐसे में बच्चों को डांटा ना जाए मुस्कान जी? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डांटा ना जाए, बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन शुड बी डन। वेदर इट्स डांटना, वेदर इट्स रेप्रिमांडिंग और वेदर इट्स काउंसलिंग, रादर एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। कुछ समझा के, वो कहते हैं ना, कुछ मान के और कुछ अपनी मनवा के। स्पेशली इन दिस एज बच्चों में रैशनलाइजेशन सेट इन हो जाती है। That means how we, buy clothes or vegetables from the market. We bargain. कुछ अपनी मनवाई, कुछ उसकी मानी. So you cannot impose yourself on the child. That way your child will become rebellious. और अगर बिल्कुल ही give in कर दोगे, तो then तो your child will have all the freedom in the world. पर जो बच्चे अब इस स्पेस का, फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। एक स्कूल काउंसलर ने बताया कि उनके स्कूल में 2 स्टूडेंट्स आए, आई थिंक 7th या 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे, एंड दे वर ड्रंक। उन्होंने शराब पी रखी थी सुबह सुबह। और जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे वो उनको लेकर के आए। उन्होंने शराब पी भी रखी थी और साथ में वो एक बॉटल में कैरी भी कर रहे थे। काउंसलर ने पकड़ लिया, पेरेंट्स को बुलाया। एक के पेरेंट्स ने आकर के कहा, मैम आप मेरे बच्चे को कैसे हाथ लगा सकती हैं? उससे आपने कैसे अंडरटेकिंग ले ली कि इसने शराब पिया? मेरे बच्चे ने तो पी नहीं, इसको जबरदस्ती किसी ने पिलाई होगी। हम रात को कहीं गए थे, वहां पर इसने गलती से पी ली होगी, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और काउंसलर को कहना पड़ा, सर आप जानते हैं आप अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, आप कैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय पर? तो एक बच्चे का इस तरीके से उसको स्पेस या फ्रीडम देना जहां उसको समझाया ना जाए, मुझे लगता है ये बिगाड़ने की तरफ के स्टेप्स हैं। जी बिल्कुल, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे हम अपने बच्चों के लिए, तो उनके पास स्कोप नहीं होगा गिर के सीखने का,
यहाँ हमने क्या किया, बच्चे के लिए खुद से रीजनिंग दे के बच्चे को इतना भी दिमाग नहीं चलाने दिया कि आप कहीं गलत भी गए हैं। I'll quote an example here, how there was one of the child जहाँ वो काफ़ी परेशान और काफ़ी जूझ रही थी ज़िंदगी में, और जब उससे पूछा गया बेटा हाउ कैन आई हेल्प यू, तो बच्चे ने बड़े ब्यूटिफुली कोट किया, एंड दैट वाज मोर ऑफ अ क्राई फॉर हेल्प कि आई डू नॉट वॉन्ट यू टू हेल्प मी बिकॉज आई डू नॉट सी यू इन दैट फ्रेम ऑफ हेल्पिंग हैंड। तो आप पहले मेरे लिए उस फ्रेम में उतरो तो सही। हम इतने प्रीची हो जाते हैं अपनी बातों को लेकर, जैसे अभी महापुरुषों ने कोट किया कि हम खुद वो सिनेरियो प्ले नहीं करते, हम दिखाते कुछ और है और बातें कुछ और करते हैं। सो ऑलवेज बी माइंडफुल दैट यू आर बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम, यू आर अ रोल मॉडल फॉर योर किड। सो बच्चे ने ये घर में देखा कि पापा ने बेसिकली अगर शराब पी है या बाहर गए हैं या पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, तो आई कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट मोमेंट एंड आई कैन ऑल्सो यू नो जस्ट हैव अ सिप और टू। बट अगले दिन उसे जब काउंसलर ने समझाने की कोशिश करी तो उसे बता दिया गया कि ये भी ऐसे करते हैं तो तू भी ऐसे कर रहा है, इट्स ओके। यहाँ रोल आता है पेरेंट्स का। आई वुड लाइक टू कॉइन अ टर्म कॉल्ड वॉचफुल फ्रीडम। जब बच्चा छोटा होता है आप उस पर इतने वॉचफुल रहते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। ऐसे ही जब अडल्टहुड होता है, सो यू हैव टू गिव हिम फ्रीडम सो दैट दे कैन यू नो लिव लाइफ इंडिपेंडेंटली विदाउट यू। बट व्हाट अबाउट द एज इन द मिडल? सो देयर कम्स दिस टर्म कॉल्ड वॉचफुल फ्रीडम, जहाँ आपने फ्रीडम तो देनी है बट सुपरविजन जरूर रखनी है। गजल, कभी मम्मी पापा ने डांटा? कभी कभी। अच्छा, और उस समय तो लगता है कि मेरे को क्यों डांट दिया जी, और डांट बहुत जरूरी है। हम देख ही रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंड द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन एट टाइम्स बिकॉज दे डोंट नो देयर राइट्स एंड रॉन्ग्स। राइट। तो ऐसा लगता है कि उस समय की डांट आज फायदा कर रही है? जी, आई फील कि जैसे अभी दीदी ने मेंशन किया कि शायद हमें उस मोमेंट में लगता है कि ओ दिस इज सो पेटी, कि हमें इतनी सी बात के लिए डांट पड़ रही है या इतनी सी चीज हमारे लिए खरीद के हमें नहीं दे जा सकती, व्हेन वी ऑल वेरी अवेयर कि दे कैन वेरी वेल बाय इट फॉर अस, बट कभी कभी दे जस्ट डोंट। बट आई थिंक उस समय पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इवन दो बहुत मुश्किल होता है एज चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव समझना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम ये रिकग्नाइज करें कि मे बी इट्स अबाउट अ बिगर पिक्चर हियर, कि मे बी दे आर ट्राइंग टू टीच अस समथिंग विच इज़ वे बियॉन्ड मटीरियलिस्टिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आई रिमेंबर कुछ साल पहले दासी की 12th ग्रेड की फेयरवेल पार्टी थी एंड कोविड का समय था, तो परमिशन मांगने से पहले ही डिनाई हो गई थी इन अ वे, बिकॉज बीइंग पेरेंट्स दे वर पैरानॉइड कि ऑब्वियसली कि बच्चा बीमार हो सकता है, एंड वेरी राइटफुली दे बोथ सेड नो। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, उन्होंने सीधा मना ही कर दिया। बट मैं उस टाइम पे अपने रेबेलियस टीनेजर फेज में थी, तो गुस्सा किया, कुछ समय के लिए घर से बाहर भी चली गई, फोन बंद कर दिया। नॉट प्राउड ऑफ इट, बट उस समय मुझे लगा कि मे बी दिस इज द राइट थिंग टू डू, कि अगर उन्होंने मेरा दिल दुखाया है तो शायद अब मैं उनको वापस टेंशन दूं तो शायद मुझे उससे सम सॉर्ट ऑफ सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा। पर कुछ समय बाद जब फिर से इस टॉपिक पर बात हुई और मैंने अपने फादर से पूछा कि पापा व्हाई डिड यू से नो, there was no justification you gave me for it, and he said you don't need a justification, you should just know how to take a rejection sometimes. And I think that's a great way of putting it. कभी कभी अगर हम हर मांगी हुई चीज, हर मांगी हुई परमिशन अपने बच्चे को दे दें, मे बी वो कभी अपनी लाइफ में रिजेक्शन फेस नहीं कर पाएंगे आगे जाकर। बिल्कुल। तो समटाइम्स मे बी वी कैन से नो फॉर द टाइनी थिंग्स इन लाइफ, जस्ट टू टीच द चिल्ड्रन अ लेसन or maybe a bigger lesson of life. I think that's good too. Yeah, and that's about mutual trust also, trusting your parents. Definitely. और साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल में भी जब पेरेंट्स आते हैं तो एक बात मैं उन्हें ज़रूर कहती हूँ कि स्कूल में तो बच्चे कुछ साल के लिए हैं पर आपके पास पूरी उम्र के लिए हैं, तो वो ज़रूर कीजिए जो आप चाहेंगे कि फ्यूचर में बच्चे आपके साथ करें। और यही कमलदीप जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के भी आप प्रवचन सुने तो कितनी बार हमें ये समझा रहे हैं कि हम घर में कैसे रहें, बच्चों के साथ कैसे रहें, रिश्तों के अंदर कैसे रहें, कैसे उस गैप को फिल किया जा सकता है म्यूचुअल ट्रस्ट से, इस परमात्मा निरंकार को घट घट के अंदर देख करके, हर एक को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे करके। यही सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं आज, और यही संतों ने हमेशा सिखाया। और जहां तक पेरेंटिंग की बात है, मुझे लगता है आई कॉइन द वर्ड पॉटर पेरेंटिंग। जैसे एक कुम्हार होता है ना, पॉटर होता है,
पॉटर्स व्हील के ऊपर वो मिट्टी डालता है और फिर उसको शेप देनी शुरू करता है किसी एक बर्तन के रूप में या जो भी उसने बनाना हो, और बड़े आराम से हल्का हल्का हाथ दे करके उसको घुमा करके एक शेप बनाता है जी। अगर वो बिल्कुल प्रेशर ना दे तब भी शेप नहीं बनेगी, और अगर ज्यादा प्रेशर दे दे तो वो मिट्टी सारी की सारी इकट्ठी हो जाएगी और तब भी शेप नहीं बनेगी। बिल्कुल। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दैट मॉडरेशन एंड बैलेंस इन पेरेंटिंग। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, तो वो भी बहुत जरूरी है। सो लास्ट मैसेज फ्रॉम आवर पैनलिस्ट गजल। हाँ जी, जहाँ से हमने शुरू किया था जी, टॉकिंग अबाउट जनरेशन गैप, दासी को लगता है द वेरी टर्म गैप implies that it can be bridged. If there is a void, it can be filled. अगर कोई जगह खाली है मतलब वो भरी जा सकती है, वो फासला पूरा किया जा सकता है। तो it is a gap and not a block, and I think that is one way of looking at it. The journey of the gap will be beautiful itself. Wow. मुस्कान। कंक्लूजन में बस इतना कहना चाहूँगी, हाउ वी शुड एम्ब्रेस द जनरेशनल डिवाइड एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, to grow, and trust me, it's a mutual effort with a lot of compromises and understanding from both the parties. So thoughtful. आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी, जाते जाते कुछ नुस्खा। मुझे लगता है कि हमें परिवार में, चाहे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हम हैं, हमें अपने जीने के तरीके को बदलना है। जो हम किसी को समझाना चाहता है वो जी कर दिखाए। ऐसा अगर कहते किसी को कम बोले तो कम बोला करें, वो बात को अपने जीवन में अगर लेकर आए तो क्रियात्मक रूप में प्रैक्टिकल जीवन जिएंगे। तो इसलिए घर के वातावरण में ऐसे रहें, जिस चीज की जरूरत है उसको कम शब्दों में अगर कह पाए तो ये अच्छा है। क्या बात है। Be the change that you want to see in others। और इसी के साथ अब समय आ चुका है कि हम आपका धन्यवाद करें तीनों पैनलिस्ट का, और आपसे इजाजत लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अपना समय निकाला और अपने जो अनुभव है हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you आपने जी, स्टूडियो में thank you जी। बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस बहुत ही मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग और थॉटफुल डिस्कशन के बाद अब कुछ कमलदीप जी रस परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल। और एक मधुर गीत सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर तरह से अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें, अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें। और वो रूट्स हैं गुरमत की, भक्ति की, हर एक में परमात्मा के दर्शन करने की। तो आइए सुनते हैं ये मधुर गीत जो हमें नचाने वाला है और सिखाने वाला है। वाह। क्या बात है, वाकई में इस गीत ने नचा भी दिया और साथ में जो समझाना था वो समझा भी दिया जी। तो अब वैसे ही आगे बढ़ते हैं।
जी हाँ, और अक्सर कमलदीप जी समझाना बड़ा आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। ट्रू। वो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को समझाने के लिए हमारे पास बहुत बातें हैं, लेकिन समझने के लिए वो एक पेशेंस और ये अंडरस्टैंडिंग कठिन होती है। और हर इंसान को ये लगता है कि बस मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। बिल्कुल। और इसीलिए वो गैप आता है रिश्तों का। जी, वैसे भी जहां हम अक्सर जजमेंटल हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं ही सही हूँ, दूसरा नहीं है, एंड हाउ इजी इट इज टू बी जजमेंटल, और वहीं पर फिर वो गैप आने शुरू हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है, अभी कुछ दिनों पहले ही आदरणीय राजपिता जी ने अपने विचारों में वो उदाहरण दिया जी कि एक बार जब सतगुरु माता जी कार में से दर्शन दे रहे थे, तो कुछ लोग कार के आगे थे, कुछ पीछे थे। अब कार में से अनाउंस किया गया कि सभी दाईं तरफ आ जाएं। जी। तो आप सोचिए, जो आगे थे उनका दायां और जो पीछे थे उनका दायां अलग अलग था। हाँ, तो दोनों अपनी अपनी तरह से दाईं जगह पर पहुंच गए। अब फिर अनाउंसमेंट हुई और फिर जगह बदल ली गई, क्योंकि दायां अपना अपना था। अब सोच कर देखें, यहाँ कौन गलत है? कोई भी तो नहीं, दोनों ही तो अपनी जगह सही थे ना। जी। बस बात इतनी होती है कि अपना सही तो सही लगता है, दूसरे का सही सही नहीं लगता। जहाँ एक्सेप्टेंस आ जाए कि अगर मैं सही हूँ तो वो भी अपनी जगह सही है, और एक्सेप्टेंस फॉलोड बाय अंडरस्टैंडिंग, तो फिर तो फासले मिटने शुरू हो ही जाते हैं। एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगा कि ये एक विक्टिम मोड है। जी। अपने आप को विक्टिमाइज करना कि बस मैं ही सही हूँ और मुझे तो कोई पूछता नहीं है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विक्टिम, आई थिंक वी शुड बिकम अ विक्टर। कितना सुंदर भाव है। जी। हाँ। हम जीते, अपने आप से जीते, अपनी परिस्थितियों से जीते। हमें सदगुरु का सहारा मिला हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग है, और मुझे लगता है अगर थोड़ा थोड़ा सभी बढ़ के चले उस ब्रिज के ऊपर, थोड़ा आप चलें, थोड़ा मैं चलूं, तो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर के मिल सकते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल संभव है। मुझे ना एक छोटी सी बात याद आ रही है इससे ही जुड़ी हुई। जी। अक्सर होता है ना कि घरों में रिश्ते होते हैं बड़ों के बीच, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हों या स्पाउस के साथ हों, बच्चों के साथ हों, मनमुटाव आ जाता है ना। बिल्कुल। अब उनका अपना नजरिया होता है और हमारी अपनी सोच होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी मदर इन लॉ, उनकी शादी के टाइम का एक ट्रंक, आप जानते हैं वो ओल्ड होते थे, बड़ा जो ट्रंक होता था। हाँ। ओह माय गॉड। तो ऑलमोस्ट 55 इयर्स ओल्ड। तो अब मुझे एक दिन लगा कि नहीं, इट इज टू ओल्ड एंड इट हैज टू बी टेकन आउट। मुझे नहीं रखना है घर में आजकल घर में। हाँ, और इतना बल्कि मुझसे नहीं हिलता था, बट उनके इमोशंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एंड शी वाज लाइक कि नहीं, ये रहेगा, मुझे ये नहीं निकालना है। तो मुझे याद है कि मेरी भी शायद वो कमी कहूँ या गलती कहूँ कि उस वक्त एक मुझे लगा कि नहीं, मैंने कन्विंस करना है इनको, मैं सही हूँ कि इट हैज टू बी टेकन आउट और कुछ नया लेकर आएंगे। पर फिर शायद वही जो आप अभी कह रहे थे कि गुरमत हमें बांध कर रखती है ना, तो याद आया कि एक बार संगत में ये सुना था that people are being used and things are being loved, जबकि होना तो ये चाहिए that people have to be loved and things have to be used। तो फिर सोचकर ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है। अगले दिन मैंने अमेज़न से एक पेपर ऑर्डर किया, उस ट्रंक को अच्छे से कवर कर दिया। DIY वीडियो देखा, उसे कवर किया। फिर हमने, क्योंकि मुझसे हिलता नहीं था, तो फिर माय हस्बैंड आल्सो थॉट ऑफ अ सॉल्यूशन, हमने उसके नीचे फ्रेम और व्हील्स लगवा दिए। क्या बात है। तो हाँ, तो इट वाज अ सॉल्यूशन कि कुछ हम आगे आ गए। जैसे मुझे था कि नहीं, मुझे कुछ नया लाना है, सो आई क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ इट। और वो इतना खुश हुई इससे कि घर में कोई आता तो वो एक जरूर दिखा देती थी कि ऐसा किया हमने इसके साथ। जी हाँ कमल जी, हमने जैसे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों में भी सुना दैट व्हाट इज वेस्ट फॉर वन जनरेशन बिकम्स द एंटीक फॉर द अदर जनरेशन। जी। तो आपने बहुत अच्छा तरीका निकाला, जो आपको वेस्ट लग रहा था उसको आपने एंटीक बना दिया और वैल्यूएबल बना दिया। जी, और सोचा जाए तो सॉल्यूशंस निकल सकते हैं और वो फासले भी भरे जा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की नियत हो, इंटेंशन हो कि हमने वी हैव टू बी, जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, दैट बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट द प्रॉब्लम। बिल्कुल, और हाँ ये भी है कि दोनों तरफ से अगर एक एक कदम बढ़ाया जाए तो बात आसान हो जाती है। जी हाँ, जीवन जो है वो रंगमंच है और उसमें हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अपने रोल के अंदर अगर हम सिर्फ राइट्स की बात ना करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करें, चाहे हम टीनेजर हों, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बुजुर्ग हों, इफ एवरीवन जस्ट फोकसेस ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन जस्ट राइट्स, तो मुझे लगता है सॉल्यूशंस आ सकते हैं और हर रिश्ते के गैप को फिल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो रंगमंच की बात आई है तो क्यों ना अगले सेक्शन की ओर बढ़े, जिसका नाम है रंगमंच से। चलिए फिर। जी हाँ,
आज होगा महा एपिसोड मंगल के घर दंगल में। आज देखिए कैसे मंगल एक अनचाहे मेहमान को घर ले आता है। अरे क्या हो गया भाई, बाहर तक टीवी की आवाज आ रही है? अच्छा ये देखो कौन है मेरे साथ आज, मेरा सबसे पुराना दोस्त अमन। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते आंटी जी। क्या मंगल के घर वाले तैयार थे? क्या मंगल को पहले इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था? कैसे सामना करेगा अब मंगल? भाई ये जरा टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो है भाई, दोस्त आया मेरा। मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, मम्मी की याद आएगी अब। नहीं, माँ तो बैठी है सबकी सेवा के लिए और बच्चे टीवी देख रहे हैं। मम्मी मैं टीवी थोड़ी देख रहा था। सुनो, आप यहाँ बुत बन के खड़े होने के लिए आए हो या आपने भी कुछ बोलना है? हाँ जी बोलने ही वाला था भाई मैंने तो बड़ा ही संस्कारी लड़का बनाया था, पता नहीं कुछ समय से बुत बन के रह गए हैं। बोल बेटा। नहीं हाँ जी मम्मी सही कह रहे हो। क्या मंगल इन बातों का जवाब दे पाएगा? तो ये टीवी का वॉल्यूम कोई कम क्यों नहीं कर रहा? इनसे नहीं होगा। अमन भैया आप ही कुछ बोलो। हाँ हाँ बोलो अमन बेटा बोलो। हाँ भाई बोल देना, कुछ तो बोल दे भाई। मम्मी ने कहा था 5 बजे घर तक आ जाना। है? मेरा मतलब मम्मी ने कहा था 5 बजे तक घर आ जाना। अच्छा। मेहमान के इस अजीबोगरीब जवाब का क्या असर होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं आज का महा एपिसोड। देखा उम्र बढ़ रही है पर माँ की इज्जत कम नहीं हुई। बेटा चाय लोगे? जी वो आंटी। हाँ तो हमने कौन सा इज्जत की एफडी करवा के रखती है यहाँ पे भी। अरे दोस्त आया भाई, थोड़ा ध्यान रख लो। नहीं, माँ को तो बेटा नौकरानी समझा हुआ है। अब मम्मी आप बड़े हो, ऐसी बात तो मत करो सबके सामने। मेड का जमाना है अमन भैया, काम हल्का होगा ना। कोई मेड नाक के नीचे तो आए पहले। अच्छा अभी रखते। नहीं, पूरा दिन माँ अकेली बैठी रहती है और बच्चे सारा टाइम बाहर। बेटा चाय लोगे? भाई बोल देना पीनी है कि नहीं। बोलने ही तो नहीं दे रहे हैं। अब काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा अमन भैया? हाँ शांत। हमारा भी दिल करता है कोई हमें भी सैटरडे को बोल दे, लेट्स हैव पार्टी टुनाइट। मम्मी आपको पार्टी करनी है? लो जी, अभी संस्कारों की बात हो रही थी, अब घर के बड़ों को भी पार्टी में ले जाते फिरे, ताकि इनके सन की कार के पीछे लोग बड़ा लिख दे कहाँ गए संस्कार। एक और कार ले लेंगे, उस पे नहीं लिखा होगा, ठीक है? सच्ची बेटा, एक शर्मा जी के घर की मिर्ची का अचार और आज के बच्चों की जुबान तिखी ते नाले कौड़ी। बेटा तू 10 दानी चाय पीनी है कि नहीं पीनी? नहीं एलर्जी है जी, एलर्जी है, चाय से एलर्जी है जी। जा रही हूँ मैं अंदर, इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। साडे कोल भी इम्पोर्टेंट मीटिंग आने चलनी है मैं भी। मम्मी आपकी कौन सी मीटिंग है अब? ओ नाल वाली साक्षी दा व्याह है, चुगलियां नहीं करनी है? ओ मेरा मतलब छड्डो वे, हुंदे ने औरतां नू होर भी इम्पोर्टेंट काम। भाई ऐसा क्यों लग रहा था कि टीवी उधर है पर सीरियल इधर चल रहा है? देख तूने मुझे ऑफिस में बोला था ना कि मुझे देख के तेरा भी मन करता है शादी करने को। हाँ बोला तो था। तो बस भाई डेमो दिखाने लाया था। तुझे पता है नारी को क्या कहते हैं? भाई शक्ति। और आदमी को क्या कहते हैं? सहन शक्ति। रो मत भाई, मेरे पास एक आइडिया है, क्या पता काम कर जाए। कर ही जाए भाई। तू चल। ब्रेक के आगे देखिए, क्या घर आए मेहमान की तरकीब से सुख पाएगा मंगल या होगा फिर एक दंगल? क्या सरप्राइज मिलेगा? ओह गिफ्ट ही गिफ्ट। हाँ भाई इसलिए तो मैं आया था, मेन यही बात करनी थी। लो आ गए मम्मी जी भी और वाइफ जी भी हैं। बताओ भाभी को, अपनी भाभी को बताओ, हैं आंटी जी को भी बताओ, शाबाश। हाँ जी आंटी, मैं आया था कि ये कंपटीशन है जिसे जीतने पर मिलेगा 1 लाख का शॉपिंग वाउचर। क्या 1 लाख? पर वो आप दोनों को साथ मिलकर करना होगा। कर लेंगे क्यों मम्मी जी? हाँ स्यापा मुकाओ, लाख रुपया फड़ाओ। नहीं आंटी जी, उसकी एक शर्त है कि आप दोनों को ना 24 घंटे के लिए एक दूसरे के काम अदला बदली करने होंगे। हैं? यानी रोल स्वैप करने पड़ेंगे। स्लैप करना? और नहीं माता मेरी, स्लैप नहीं स्वैप। स्वैप यानी अब सास करेगी बहू के काम और बहू करेगी सास के काम। चलो बढ़िया है, मैं मस्त आराम करूंगी। अभी लिस्ट बना लेती हूँ। ले फिर मेरी भी लिस्ट चक।
महा एपिसोड के अगले भाग में हम जानेंगे, क्या सास और बहू एक हो पाएंगे? क्या मंगल के घर में सच में होगा मंगल? मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसा जा रहा है सब? मुझे कुछ बात करनी थी। बिना बोले पहले तो मेड रख रहे हैं और वीकेंड के प्लान्स में से एक प्लान हमेशा मम्मी जी को डेडिकेटेड होगा। हैं? क्या बोला? आई नो, मुझसे जाने अनजाने में हमेशा ये बात इग्नोर हुई है, पर हम सच में बाहर रहते हैं तो मम्मी जी अकेले बैठ के न जाने उनके मन में क्या क्या आता होगा। वर्क फ्रॉम होम तो ले लेती हूँ, पर तब भी 5 मिनट हम साथ नहीं बैठते। तो बस अब। अच्छा, क्या बात है। वैसे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। वो मैंने सुना सब। मुझे तो बस बच्चों की फिक्र होती है। मैंने भी समझा तुम सच में बहुत काम संभाल रही हो, साथ ही साथ घर का भी देखती हो। तुम दोनों ही मेहनती हो इतने। मम्मी जी, आप दोनों शौक क्यों दे रहे हो मुझे? देखो, इतनी अच्छी बातें ना मैं पचा नहीं पाऊंगा। नहीं बेटा, बस मुझे भी अपनी जिद छोड़कर तुम दोनों के ना साथ ही चलना होगा। क्या बात है, समझ नहीं आ रहा आप दोनों में इतना परिवर्तन आया कैसे? वो बेटा 1 लाख के चक्कर में ही सही, पर पहली बार खुद को एक दूसरे की जगह रख के देखा हमने। देखो, एक आदमी के लिए ना उसकी माँ और बीवी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और जिसे उनकी कदर है ना वो दोनों को ही साथ लेकर चलता है। उसे उन दोनों का ही सम्मान रखना होता है। पर बहुत जरूरी है कि माँ और बीवी भी समझे, किसी सीरियल की तरह धर्म संकट में ना डाले। इसलिए अब से तुम ना इन्हें अपनी माँ की तरह ही समझना, और माँ आप भी इसे अपनी बेटी ही समझना। चल चल, उन बोता गल्ला ना कर। माँ बेटी दोनों को अब वो गिफ्ट दे, दोनों शॉपिंग जाएंगी। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? वो अमन जी बोल के गए थे ना, 1 लाख। अच्छा, वो ना दरअसल आप दोनों को साथ लाने के लिए बस एक तरकीब थी, मतलब एक झूठ था। क्या? बहू जी मम्मी जी। बेटा, बेलन सही रहेगा या चिमटा? मम्मी जी दोनों ही ले आती हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। हैं? अरे नहीं, रुको मम्मी जी, ये क्या कर रहे हो? अब होगा मंगल के घर असली दंगल। तो दोस्तों, रंगमंच की गुदगुदाती हुई सास बहू की इस वार्ता के बाद वापस आते हैं एपिसोड में। और कमलदीप जी, मुझे लगता है कि अगर हर सास को ये एहसास हो कि वो भी एक दिन बहू थी, और हर बहू को ये एहसास हो कि एक दिन उसे भी सास बनना है, बिल्कुल हर पिता को ये बात मन में धारण वो कर ले कि मैं भी तो कभी बेटा था, मेरी भी हरकतें ऐसी ही हुआ करती थी बच्चों वाली या नौजवानों वाली, और हर नौजवान को ये लगे कि जिम्मेदारियों का बोझ ये मेरे ऊपर भी आएगा, तो रिश्तों को नजदीक लाया जा सकता है। Instead of comparing ourselves with others or comparing our relationships with others, if we just start complimenting each other, तो ज्यादा आसान हो जाता है। Comparisons कितना तंग करते हैं आप बताइए। बिल्कुल, comparisons एक दूसरे के साथ भी कि उसकी बहू तो ऐसी है, उसकी सास तो ऐसी है, उनके बेटे को देखो या उनकी बेटी को देखो, ये तो है ही। और आजकल तो बहुत प्रोमिनेंट है, थैंक्स टू द सोशल मीडिया। मतलब इंस्टाग्राम रील्स देख देख के लोग कहते हैं, आपने देखा है वो कितना ट्रैवल करते हैं, कल उत्थे गए सी, आज वहां गए हुए थे, और आप तो कहीं ले जाते ही नहीं हो हमारे को। बिल्कुल, वो भी एक कारण बन जाता है फासले का। और साथ ही बड़ी हैरानी की बात है राकेश जी कि किसी भी जनरेशन से पूछो ना, वो यही कहते हैं हमारा टाइम अच्छा था। तो अगर मैं अपनी दादी से बात करूंगी तो वो कहेंगी हमारा टाइम अच्छा था, मेरे पापा मम्मी से बात करूंगी तो वो कहेंगे हमारा ही समय अच्छा था, और हम आप और मैं बात करें तो हमें लगेगा हमारा टाइम बेटर है, जो आने वाली जनरेशन है वो देखो। तो फिर किसका टाइम अच्छा था? मुझे लगता है सब समय अच्छे होते हैं। बिल्कुल। और अगर हम 100 साल पहले का भी अखबार उठा करके देखें ना कमलदीप जी, उसमें भी वही समस्याएं मिलेंगी, वही झगड़े मिलेंगे जो आज हैं, बिकॉज ह्यूमन नेचर हैज ऑलवेज बीन द सेम। जैसे वही बात बाबा देव सिंह जी कहते थे कि हर युग में, चाहे वो कलयुग है, सतयुग है, त्रेता है,
हर समय पर राम भी हुए, रावण भी हुए। बिल्कुल, जो गैप की हम आज बात कर रहे हैं जी। वो महाभारत के समय भी तो था, तभी तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। जी जी जी। तो गैप्स को फिल किया जाए, एहसान ना लगाएं एक दूसरे के ऊपर, मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए नहीं किया। ये कोई बार्टर ट्रेड नहीं है, ट्रेड ऑफ नहीं है। और सोल्यूशन तो हमेशा से प्यार ही रहा है। जी। एंड देयर इज नो रूल बुक कि हम कोई रूल बुक डिसाइड कर लें कि इन रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो रिश्तों के गैप कम हो जाएंगे। एक ही रूल बुक है और वो है लव, द रूल बुक ऑफ लव। बिल्कुल, प्यार से ही रिश्तों को सींचा जाए तो दूरियां मिट सकती हैं। जी। पर एक अलग सा ख्याल कुछ आ रहा है मन में, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट है ना कि दाग अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी राकेश जी फासले भी अच्छे हैं। कई बार दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं और अपनी जगह रहना ही सही होता है। क्या बात है। वो एक बात है ना कि पास रहकर दूर होने से अच्छा है कि दूर रहकर पास आ जाए। ब्यूटीफुल। जैसे घरों में हम अक्सर देखते हैं कि कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी जब नहीं बात बनती, पास रहकर खुश नहीं रह पाते, पर जरा सी दूरी आती है ना तो प्यार कदर और बढ़ जाता है। यस यस यस, देयर आर मेनी केसेस जहां फ्लोर्स पे अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं या पड़ोस में घर ले लिए जाते हैं कि आप एक घर में रह करके झगड़े हो रहे हैं, इससे बेटर है थोड़ी सी दूरी बना करके रिस्पेक्टफुली रहा जाए। बिल्कुल। और फासले वहां भी ठीक ही होते हैं जहां सिर्फ एक और से आगे बढ़ा जाए, पर दूसरी तरफ से ना कभी कोशिश हो आगे आने की और ना ही आगे बढ़ने वाले के भावों को समझा जाए। जहाँ पास रहकर सिर्फ घुटन ही घुटन हो, वहाँ फासला ही तो बेहतर है। हाँ, और ये तो सदगुरु माता जी ने भी अपने प्रवचनों में कितनी बार कहा कि अगर केसेस लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं या आपके बहुत समझाने के बाद भी दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, दमन है, टॉर्चर है, अननेसेसरी डोमिनेशन है, तो वहां पर दूरी बना लेना अपने विवेक और समझदारी के आधार पर, वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यही निरंकार से अरदास करें कि ये विजडम, ये विवेक दें कि कहाँ फासले को तय करना है और कहाँ दूरी ही जरूरी है। और जब समझ आ जाए ना कि कौन से फासले को तय कर लेना है तो बस फिर देर ना करें और उठा लें वो पहला कदम, क्योंकि जहाँ फासला या दूरी है वहाँ तय करने का रास्ता है, जैसे आपने कहा, प्यार का रास्ता। जी हाँ, और एक बहुत कमाल की टेक्निक है, जापानीज टेक्निक ऑफ किंत्सुगी। किंत्सुगी जापानी कला है जिसमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को सोने, चांदी या प्लैटिनम से मिलाकर बनाए गए लैकर से, यानी कि लिक्विड एक बना लेते हैं, उसको पिघला करके उससे जोड़ दिया जाता है। तो जो दरारें हैं उनको छुपाने की बजाय उन्हें उजागर किया जाता है, जिससे वह टूटा हुआ बर्तन एक अनोखा और पहले से भी सुंदर रूप ले लेता है। जैसे बर्तन टूटते हैं वैसे ही रिश्तों में गलतफहमियां या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है। लेकिन किंत्सुगी सिखाता है कि इन दरारों को स्वीकार करना और उन्हें ठीक करना पहला कदम है। जैसे किंत्सुगी में बर्तन को बहुत ध्यान और मेहनत से जोड़ा जाता है, वैसे ही रिश्तों को भी प्यार और विश्वास से जोड़ना पॉसिबल है। एंड लेट मी टेल यू, जो किंत्सुगी के जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो सोने, चांदी या प्लैटिनम से जोड़े जाते हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। कितना गहरा भाव है ये, वरना मैंने तो यही सुना था कि टूटे धागे, टूटी चीजें नहीं जोड़ी जाती, दरारें आ जाती हैं। आज पहली बार सुना कि दरारें भी खूबसूरती से भरी जा सकती हैं। जी हाँ, और अगर दरारों को प्यार और विश्वास के सोने से जोड़ा जाए तो वो खूबसूरत रूप ले लेती हैं। क्या बात है। और कमलदीप जी, यहाँ पर मुझे ना वो फिल्म की गीत की लाइनें याद आ रही हैं। कभी कभी फिल्म है, आपने भी सुना होगा जी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, सुना है आपने? बिल्कुल, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। जी, सभी का, कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो जनरेशंस को हर एक को याद रहे कि वी आर हियर फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड व्हाई नॉट स्पेंड दीज मोमेंट्स विद लव, रिस्पेक्ट एंड टुगेदरनेस। इसकी खूबसूरती देखिए, इस फिल्म में इसी का एक दूसरा रूप भी है जो मुझे लगता है बहुत स्पिरिचुअल है। हाँ। वो भी शायद आपने सुना होगा। आइए श्रोताओं को सुनाते हैं। चलिए फिर मिलकर। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। हर फूल में तेरा रूप बसा, हर फूल में तेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। तुमको मुझको जीवन अमृत इन हाथों से ही पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनके सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ, जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी
कहानी है। क्या बात, कितनी खूबसूरत। दैट इफ आई एम कनेक्टेड टू निरंकार, अगर मैं सदगुरु ने जो ये ज्ञान दिया है उसके साथ जुड़ा हूं, तो मैं हर एक पल का शायर हूं, हर एक पल मेरी कहानी है। आई एम टाइमलेस, आई एम एजलेस। और दोस्तों, टाइमलेस तो संदेश भी होते हैं जो हमें पुस्तकों से पढ़ने को मिलते हैं। वॉइस डिवाइन तो आप सुनते ही हैं, लेकिन निरंकारी पब्लिकेशंस के माध्यम से भी, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से ये संदेश आप तक पहुंचाए जाते हैं। और कमल जी, एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा। सुनाइए। हमारे एक महात्मा है और बता रहे थे कि उन्होंने एक पुस्तक मिशन की लेकर के गिफ्ट की अपनी किसी कजन सिस्टर को जो मिशन से जुड़े हुए नहीं थे। ओके। और उनको अच्छी लगी, उन्होंने और कॉपीज मंगवाई। और एक दिन वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ कॉफी पर गए। एंड द अदर फ्रेंड वो शी वाज गोइंग थ्रू अ रफ फेज, वो डिस्टर्ब थे थोड़ा सा समझ। इन्होंने उनको वो गिफ्ट की बुक कॉफी पर, और बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद, एक सप्ताह 10 दिन के बाद, वो फ्रेंड उनको मिली एंड शी सेड टू हर फ्रेंड कि जब मैं पिछली बार तुमसे मिली थी ना, तो मैंने सोच लिया था कि ये आखिरी मुलाकात होगी। अच्छा। बिकॉज शी वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग सुइसाइड, कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी आत्महत्या करके। तो इनका। और फिर वो कहने लगी, मैंने ये पुस्तक पढ़ी और मुझे जीने का एक मकसद मिला। क्या बात। और आज मैं तेरे साथ हूँ। तो पुस्तकें, संदेश जो अमर होते हैं, वो इतना परिवर्तन लेकर के आते हैं। और दोस्तों, इस समागम पर भी अनेक पुस्तकें आपके लिए सदगुरु माता जी की कृपा से रिलीज हुई, जिसमें सबसे प्रमुख है सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह दिव्य दीक्षा भाग 3। उसके अलावा भी बहुत सारी गीत, कविताएं, गजलों की किताबें, हमारे मिशन के इतिहास से जुड़े हुए महात्माओं की, उन सब को आप प्राप्त कर सकते हैं अपने पब्लिकेशन स्टॉल से। मैगजीन्स को भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और कमल जी, जहां बात आती है चॉइसेस की, कि हम अपनी चॉइसेस इम्पोज करते हैं कई बार एक दूसरे के ऊपर, बच्चों के ऊपर करियर की चॉइसेस भी इम्पोज की जाती हैं। पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। अब वो बच्चा नहीं बनना चाहता, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड डिफरेंट है। आपके पास भी ऐसे केसेस स्कूल में आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, लेकिन वही बात, आप सोचें अगर यही जिद सचिन तेंदुलकर के मम्मी पापा ने की होती तो आज हमें इतना फेमस क्रिकेटर, इतना जो लेजेंड है, वो नहीं मिला होता ना। जी हाँ। तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, और समझना और बच्चों को रैशनली समझाना बहुत जरूरी है। अब NYS जैसे होता है, तो आफ्टर NYS देखने में आया सदगुरु माता जी और राजपिता जी की इतनी ब्लेसिंग्स वहां मिलती हैं। कई यंगस्टर्स खुद मोटिवेट होकर के अपने पेरेंट्स को ले जाते हैं संगत पे, बिकॉज नाउ दे अंडरस्टैंड व्हाट द मिशन इज एंड व्हाट इज द सदगुरु ट्राइंग टू टेल अस। यस। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, समझें, समझाएं और प्रेरित करें rather than forcing someone। बिल्कुल। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं फासलों की जी, और हमने कोशिश की फासले किस तरह के हैं, उन्हें समझने की, कैसे उन्हें भरा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इसी से जुड़ी हुई चंद पंक्तियां हैं जी। अब भुलाकर शिकवे शिकायतों को चल समझ की नई चादर बुनते हैं। फासले चाहे उम्र के हों या मजहब, भाषा, जात के, रुतबे के, सोच के या तंग दिली की बात के, सुना है उन पर प्यार के पुल आज भी बनते हैं। क्यों खामोश रहें, कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। जिंदगी के इस सफर में चलो ना साथ चलते हैं, चलो साथ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर फासले भरने की नियत हो तो हर फासला तय किया जा सकता है, भरा जा सकता है। और अगर साथ चलने की नियत हो तो साथ चला भी जा सकता है, चाहे फिर कोई भी जनरेशन हो, जनरेशन X हो, Y हो, जनरेशन Z हो, या फिर जो कल तक जनरेशन चल रही थी, जनरेशन अल्फा। और कमल जी, इत्तेफाक की बात है कि आज 1 जनवरी 2025 को एक नई जनरेशन बीटा की शुरुआत हो रही है। क्या बात है। जी हाँ, उसका बहुत जिक्र चल रहा है कि जनरेशन बीटा इज स्टार्टिंग। तो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, थीटा हो, कोई भी जनरेशन रहे, हमारे लिए तो आधार वही है, गुरमत और प्यार। बिल्कुल। और इसी का आधार लेकर के हम चलते चले जाएं सदगुरु की शिक्षाओं का, तो हर रास्ता तय किया जा सकता है, हर फासला कम किया जा सकता है, भरा जा सकता है। ट्रू। आप हमारे साथ इस पूरी यात्रा में रहे, हमारे साथ चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी प्रकार हमें अपना सहयोग, अपना समर्थन, अपने विशेस देते रहे। नववर्ष की शुभकामनाएं आपको हम पहले ही दे चुके हैं, पर नववर्ष की ये शुभकामनाएं पूरी तभी होती हैं जब हम सदगुरु के संदेश के साथ जुड़ते हैं। तो आइए आपसे इजाजत देते हैं, पर विदा होने से पहले आइए जुड़ते हैं सदगुरु संदेश के साथ। तो दीजिए इजाजत राकेश को और कमलदीप को। नमस्कार, धन निरंकार। एक जहां
छोटे दायरे परिवार की ही अगर बात करें तो घर के चंद सदस्य और उसी में ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं कि एक परिवार का सदस्य दूसरे से बात तक नहीं कर रहा, वो आगे से आके गुजर भी जाएं तो भी एक इग्नोर करते हुए कि अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात हुई जहां हमारा ओपिनियन उनसे मैच नहीं किया, तो बस रुस के बैठ गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, नाराज हो गए। तो यहाँ समझने की बात है, वरना तो हर किसी को बस यही इंटरेस्ट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए। तो जब हम ही वो पहला कदम लेंगे कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें, तो फिर एक ये मामला भी ओतप्रोत रहेगा। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि पूरे समय हम ही समझते रहें, वो सामने से भी रेसिप्रोकेट होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं समझना क्योंकि ये एक भाव है कि आज इनकी एक मान लेते हैं, फिर कल शर्मो शर्मी ये भी हमारी मान लेंगे। नहीं, ये प्यार से सारे रिश्तों को संभालना है। ये इसीलिए ही मानना है क्योंकि प्यार है, वरना तो संसार में आज ऐसा भी होता है कि एक कोई उदास चल रहा है तो ये जानते हुए भी कि कोई परेशान है या हमारी गलती के कारण वो परेशान है, तो भी एक अपॉलजी, एक माफ़ी, एक सॉरी तक मुंह से नहीं निकलता। एक यही मन में आता है कि शायद हम माफ़ी मांग के छोटे हो जाएंगे, पर ये माफ़ी रूप कोई किसी को छोटा नहीं करता। ये तो एक बड़े होने की निशानी कि ये मन में विस्तार हो गया है, ये मन में खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पहले, और फिर ये जान के कि ये गलती जानते हुए अगर उस पे हम कुछ करेंगे नहीं, उसका सुधार नहीं करेंगे, तो वो गलती से ज़्यादा तो वो गलती का नुकसान इस रूप में हमारे लिए हो जाएगा कि हमारा मन ही दूषित रह जाएगा। तो ऐसे ही संतों ने हमेशा समझाया कि ये गलती अगर कहीं हमसे हो रही है तो जैसे ही परमात्मा का सहारा लेंगे वो एक रियलाइजेशन होगी, वो समझ में आएगा कि हर बारी ही ये कसूर नहीं है किसी और का, हम ही गलत हैं, और फिर सुधार का रूप उसी समय लिया जाए और ये दिल से दिल तक प्यार को बढ़ा दिया जाए। और कैसे एक फिर वही भाव आता है, जैसे एक शायर ने कहा, वो लौट के आए हैं मनाने को, शायद आजमा के आए हैं ज़माने को। कि एक अक्सर भाव ऐसे भी हो जाते हैं कि मन में ऐसे ही ठान लेता है इंसान कि उनकी ये गलती इतनी बड़ी थी कि अब मैं तो कभी जीवन में माफ़ नहीं कर सकता, और फिर कुछ ही दिनों बाद अगर ऐसी लगभग सेम तरह की गलती खुद ही कर बैठते हैं और ये मन को समझ आता है कि जहां हमने खुद को तो माफ़ कर दिया बहुत आसानी से, तो दूसरे इंसान की गलती को क्यों नहीं कर सके माफ़। और फिर ये समझ, जैसे वो शायर ने कहा कि ऐसे जब कोई वापस मनाने के लिए आया तो उस इंसान को अंदाज़ा लगा कि हमारी गलती एक उस तरह से ये डिस्टेंस, ये गैप तो बनने दिया गलती के कारण, और अब जब खुद उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी तरफ कोई कदम लिया जा रहा है, वो करेक्शन के लिए स्टेप लिया जा रहा है। तो ये तो फायर फाइटिंग की तरह हो गया, जैसे किसी बिल्डिंग में आग जब लग जाती है तो सल्यूशन पानी डालना ही होता है, पर अगर बिल्डिंग में पहले ही प्रिकॉशंस लिए गए हों, वो एक अच्छी वेंटिलेटेड बिल्डिंग हो, एक सब कुछ फायर प्रूफ हो, तो उस बिल्डिंग में आग ही नहीं लग सकती। तो बात वही कि उस तरह की बिल्डिंग हर एक को बनना है जहाँ नफरत कोई आग ही ना पकड़े, जहाँ क्षमाशीलता का भाव हो, करुणा का हो, विशालता का हो। एक ये विस्तार ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर पहलू में होता जाए। साड़ियां लड़ा
ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ